जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में आप समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है, कब हुई है, यहाँ पर जो जज हैं इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कार्यकाल क्या रहेगा इनका, इन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके अलावा इनके वेतन भत्ते और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और उनकी शक्तियां और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में जानेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जहां पर भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, या इसके अलावा कई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सभी सवाल जो भी आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ जाएंगे, फिर आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ही न्याय व्यवस्था है, बस उसके स्टेज अलग अलग है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाई गई थी जब हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, और उसी से इस व्यवस्था को उठा लिया गया है। यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, यहाँ पर उद्घाटन स्थापना आप कह सकते हैं, 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये ध्यान रखें। इसके बाद संविधान में इसके बारे में कहां पर वर्णन किया गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया, इनके बारे में बताया गया है। वर्तमान समय की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिला करके बात किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। अभी हमने बात किया कि यहाँ पर 34 न्यायाधीश हैं और इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाता है। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की तो जाती है, लेकिन आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में और भी कई अलग अलग 33 न्यायाधीश हैं, जज होते हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीश को मिला करके उनकी सलाह ली जाती है। देखिए, अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के और भी कई अलग अलग न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी? तो जब इनकी नियुक्ति की जाएगी तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनसे परामर्श लिया जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। अब बात करते हैं न्यायाधीश की अर्हताओं के बारे में कि न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, तब वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि यह योग्यता या यह एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर हाई कोर्ट या फिर कई अलग अलग कोर्ट है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, यहाँ पर सब मिला करके 10 साल तक ये वकील के रूप में काम किए होने चाहिए। अब ये दोनों में से कोई एक चीज अगर है तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राष्ट्रपति के अनुसार उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, तब वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं जो ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है उसके बारे में नहीं बताया गया है कि जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं न्यायाधीश के कार्यकाल के बारे में। देखिए, संविधान में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है, तय नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जनरली एक नियम बना दिया गया है कि इस नियम को फॉलो किया जाएगा न्यायाधीश के कार्यकाल को लेकर के। वो 3 उपबंध क्या है, ध्यान देते हैं। सबसे पहला कि वह क्या हो, 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है।
इसके बाद वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ये 3 उपबंध हैं। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश को हटाने के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार से और किस आधार पर हटाया जा सकता है, ये समझते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको हटाने का जो आधार है वो उनका दुर्व्यवहार होना चाहिए या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने के लिए संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, मतलब कि संसद का सत्र चल रहा हो और उसी सत्र में ये संबोधन कर दिया गया हो कि इस न्यायाधीश को हटाना है, तो फिर उसी के बाद राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीश को हटाने के संबंध में जो महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, इसका उपबंध न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बताया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया था, सिविल सर्विस एग्जाम में, तो यहाँ पर इस अधिनियम के बारे में भी थोड़ा याद रखे रहें, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और एक और चीज, न्यायाधीश को हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया ही लाई जाएगी। इसके अलावा कोई सरल प्रक्रिया नहीं है जिसमें न्यायाधीश को हटाया जा सके। हाँ, वो बात अलग है कि न्यायाधीश खुद से ही त्यागपत्र दे देते हैं, तो वो एक सरल प्रक्रिया है न्यायाधीश को हटाने का। लेकिन वैसे अगर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है या दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, तो यहाँ पर उनको क्या करना होगा, महाअभियोग की प्रक्रिया लानी ही होगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश मतलब की छुट्टियां, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसलिए एग्जैक्टली आपको नहीं बताया जा सकता कि न्यायाधीश का वेतन या भत्ता क्या है। इसके बाद जब वित्तीय काल आता है तो उस टाइम पर ही केवल इनको कम किया जा सकता है, मतलब कि वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है, केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। और याचिका के लिए किस प्रकार से, जो लोग याचिका दायर करते हैं उसके लिए सबसे हाई पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ही है। इसके बाद नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकारों में कभी भी कोई हनन करता है तो वहां पर उस अधिकार को कौन दिलाता है, उसकी गारंटी कौन देता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और संविधान का अभिभावक भी है, मतलब कि संविधान का रक्षक है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, निष्पक्ष रूप से ये काम करते रहे, इसके लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। वो क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले नियुक्ति का तरीका क्या होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कर देंगे। जो न्यायिक सदस्य हैं उनकी सलाह से किया जाता है। कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए ही सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा भले ही किया जाता है, लेकिन उनका कार्यकाल उनकी दया पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दे। महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी, सही कारण दिया जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है। नियुक्ति भी ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी कर दे, उसका भी एक नियम है। अब बात करते हैं निश्चित सेवा शर्तों के बारे में। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनके वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेष अधिकार और वेतन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है और उनको ये प्राप्त सुविधाएं पूरे कार्यकाल तक रहती हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है और इस वक्त जितने भी मतलब कि 34 न्यायाधीश वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइम पर संसद क्या कर सकती है कि इनके विशेष अधिकार में, भत्ते में, अवकाश में बढ़ा सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन उनको घटाएगी नहीं। अगर उनको घटाना होगा तो क्या करना होगा, नियम बनाएगी, लेकिन नियम तब के लिए बनाएगी कि जो अगले 34 न्यायाधीश या अगले न्यायाधीश जो नियुक्त होंगे उन पर यह नियम लागू होगा।
मतलब ये कि वर्तमान समय में जो 34 न्यायाधीश काम कर रहे हैं उन पर इसका कोई दबाव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो इस तरीके से स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष होकर के काम करेंगे। इसके बाद संचित निधि से व्यय, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन है, कार्यालयीन व्यय है और उसके बाद जो भत्ते और पेंशन है और भी कई अलग अलग प्रशासनिक खर्च है, वो संचित निधि पर भारित होती है, ये ध्यान रखें। न्यायाधीशों के आचरण के बारे में भी संविधान में बताया गया है कि उनके आचरण पर बहस नहीं हो सकता है। केवल जब महाभियोग लगाया जाएगा उसी टाइम पर उसके आचरण के बारे में बात किया जाएगा। इसके अलावा ना तो संसद में और ना राज्य विधानमंडल पे उनके आचरण के बारे में बहस नहीं किया जा सकता। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर भी रोक लगाई गई है। सेवानिवृत्ति के बाद मतलब कि रिटायर्ड होने के बाद भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो इसलिए किया गया है कि अब वर्तमान समय में कोई न्यायाधीश वर्क कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सेवानिवृत्ति रिटायर्ड होने के बाद इस लालच में कि वहां पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी या यहाँ पर उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, इस लालच में फिर आकर के वो वर्तमान समय में सही से निष्पक्ष होकर काम ना करे। तो निष्पक्ष होकर काम करे, इसीलिए इस तरीके के प्रतिबंध को लगाया गया है। इसके अलावा अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम कर रही है, वहां पर न्यायाधीश ने कई सारे ऑर्डर दिए। अब यहाँ पर जो न्याय दिया गया है, कार्य और फैसलों की किसी इकाई द्वारा उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है, न कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा और ना ही किसी इकाई किसी यूनिट के द्वारा। अगर कोई ऐसा करता है तो उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को या उस यूनिट को दंडित कर सकता है अपनी अवमानना करने पर। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे, उनकी शर्तें क्या होगी, वो खुद से तय कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद इसकी न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। इसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है और शक्तियां, इनमें कटौती करने का अधिकार संसद को नहीं है और संसद इसमें बढ़ोतरी कर सकती है, मतलब इसमें वृद्धि कर सकती है, इसे बढ़ा जरूर सकती है। कार्यपालिका से पृथक, कार्यपालिका से अलग होकर के फिर सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, इसके बारे में संविधान में भी बताया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी इसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किन किन क्षेत्रों में है। इसका मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, अभिलेखों का न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसके पास है और भी कई अलग अलग शक्तियां हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानने वाले हैं। संविधान के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम था अल्लादी कृष्ण अय्यर। इन्होंने कहा था कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसको विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। ये कथन याद रखें, ये मेंस एग्जाम में काम आ सकता है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वह क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे की कई अलग अलग इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। जैसे कि विवाद कब हो, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हो, एक तरफ सेंटर हो गया, एक तरफ स्टेट हो गया। जब इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही होगी तो यहाँ पर निर्णय कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देगा। जब विवाद केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, तो ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा संघीय न्यायालय की तरह। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद चल रहा हो तो भी सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देगा। इसके बाद न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है? उच्चतम न्यायालय को संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। अब उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा ये न्यायादेश जारी कर जो विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करे। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी हम बात करेंगे। इसके बाद अपीलीय न्याय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय है वो अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करते हैं। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके बाद अपीलीय न्याय क्षेत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
पहला है कि संवैधानिक मामलों में अपील किया जाए, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील हो, तीसरा है आपराधिक मामलों में और चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील किया जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में या 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। पहला है कि किसी सार्वजनिक महत्व के कोई मामले हैं जहां पर विधिक प्रश्न उठने वाले हों या उठ रहे हों, तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। दूसरा है कि पूर्व संवैधानिक संधि, पहले कोई संवैधानिक संधि हुई हो, कोई समझौता किया गया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो ऐसे मामले पर जब विवाद होता है तो ऐसी स्थिति पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये सलाहकार क्षेत्राधिकार है। इसके बाद है कि पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे सकता है और इनकार भी कर सकता है, और दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया कि 2 श्रेणियां, सार्वजनिक महत्व के मामले, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी राय नहीं दे सकता है, मना कर सकता है। लेकिन ये दूसरा मामला जो है कि संवैधानिक संधि, समझौते, कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा ही देगा। नेक्स्ट क्षेत्राधिकार क्या है कि अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। पहला क्या है कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत पर चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उन्हें वैदिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। देखिए, क्या होता है, कभी भी आप जानते होंगे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, यहाँ पर कोई केस चल रहा है, तो यहाँ पर कई बार एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो निर्णय हैं, डिसीजन है, उनको भी बताया जा सकता है या जाता ही है। कई सारे केसेस हैं जो आते हैं हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इस तरीके से हैंडल किया था, यह फैसला दिया था, इन अनुच्छेद को यूज किया था, इन धाराओं को यूज किया था। तो यहाँ पर यह कहा गया है। दूसरा क्या है कि इनके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं पंचायतों को भी प्राप्त है। मतलब ये है कि पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल ये अधिकार था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो अधिकार है, अवमानना का अधिकार, ये सभी न्यायालय यूज करेंगे हमारे यहाँ, हाई कोर्ट भी और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, ये सभी कर सकते हैं। इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार है कि केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर कोई विधि बनाई गई है या कार्यकारी आदेश जारी किया गया है तो इस संवैधानिकता की जांच कर सकती है। इसके बाद अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति रखता है। इस तरह यह अपने पूर्व फैसले पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है। कोई एक एग्जाम्पल आप याद रखें, जैसे कि केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व फैसले गोलकनाथ मामले में एक फैसला दिया था, उससे हट करके केशवानंद में अलग फैसला सुनाया था। तो ये एक काफी प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, या यूं कहो कि बार बार इसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये याद रखें। उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। जैसे कि हाई कोर्ट में कोई केस है, उसको मंगवा करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास क्या कर सकता है, उस पर फैसला सुना सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। मान लीजिए कि कोई मामला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में है, लंबित पड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि यूपी के हाई कोर्ट में इसे भेज सकता है। अब यहाँ पर यूपी हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इस पर फैसला सुनाएगी, उसका निपटारा करेगी। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पर हमने बात कर लिया, मेंस एग्जाम को भी ध्यान में रखकर, प्रीलिम्स को भी ध्यान में रख करके। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।